चिल्ला रहे हैं क्या महंगाई है, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। महंगाई तो तब देखते तब आए दिन लूटमार, खाली प्लॉट, दंगे, हिंदू मुस्लिम, ये खत्म हुआ। महंगाई है इस वक्त, क्यों मान रहा हूँ मैं महंगाई, इसलिए कि कोरोना काल 2 साल में गया है जिसमें बैठे की पगारें दी है लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी है, भरोसा रखिए मोदी योगी जी भ्रष्ट नहीं है, लेकिन पहले आज दिन एक थे जड़ तक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, वो नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, दंगे नहीं हुए, कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। ये कितनी बढ़िया सरकार चल रही है, थोड़ा कंट्रोल भी होगी। अगर इसी वक्त सपा या बसपा कोई और सरकार आती तो महंगाई तुम्हें उम्मीद नहीं होती कि कितनी महंगाई। आपने गैस सिलेंडर कब का खरीदा? महंगाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हो भ्रष्टाचार पहले ये सारी चीजें महंगाई में नहीं आती है। 2 साल आप आज देखिए कि आदमी गरीब 2 आदमी साल आदमी घर से बैठा है, निकलने के 2 लिए साल परेशान है, घर से गाड़ी 2 साल महाराज हमारी जान बचाई, 2 साल आपकी महंगाई, पेट्रोल 104 रुपए 2 साल आपकी जान बचाई, 2 साल में। 2 साल जान बचाई। कोरोना काल, वो तो महाकाल, सरकार का काम है, सरकार दूसरी सरकार कितनी है, महामारी आई, घर में से लोग बाहर नहीं निकले, वो उस फंड वक्त कहाँ सरकार ने गया? बचाई। सीएम और पीएम साहब को प्रधानमंत्री और 2 प्रदेश साल को पगारों को फंड बैठ दिया। दी है, रेलवे को पगार दी है, पुलिस वो तो प्रशासन को गवर्नमेंट के पगार पास दी है, फंड होता है, कहाँ से दिया है ये, सरकार के पास फंड कहाँ होता से है। दिया है ये? मैंने अपनी डिग्री खुद चलाई है, अपनी डिग्री चलाई है, मैंने कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगार तो यहाँ बैठे हैं। अगर ये रोजगार होते यहाँ बैठे लोगों को आदत पड़ी है फ्री का खाने की, वो ये चाहते हैं कि हमें तो फ्री का खाना मिले हमारी जनता बड़ी बेवकूफ है जो सुन रही है। समाचारी जनता भारतीय जनता का आह्वान थे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दूसरी बात को धर्म की नजर से देखने के इस दौर में महंगाई बहुत चालाक निकली। इसे कोई भी धर्म और अधर्म की नजर से नहीं देख रहा। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर झगड़े बंद हो गए हैं, लेकिन इन झगड़ों के कारण महंगाई को लेकर समाज में व्यापक शांति फैली हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई धर्म और राजधर्म का पार्ट बन चुकी है। उसका बढ़ना अधर्म नहीं रहा, वरना बात बात में धर्म के नाम पर किसी की दुकान उजाड़ देने वाले, पैकेट फाड़ कर देखने वाले के भीतर क्या है, थोड़ी खबर महंगाई की भी ले लेते। कोई दिन ऐसा नहीं जब देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म के आधार पर किसी को रोके और टोके जाने की घटना प्रकाशित नहीं हो रही है। जो आज छप रहा है वैसा ही 100 साल पहले छपा करता था। लाउड स्पीकर कहां बजेगा, कब बजेगा, इसे लेकर झगड़े होते थे। मांस को लेकर अफवाहें फैला करती थीं। दुकानों से लेकर मेले में सामान बेचने वाला कौन है, कौन होगा, मंदिर के बाहर दुकान किसकी होगी, इन सब को लेकर लोग 100 साल से ज्यादा समय से बहस कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आजादी के पहले के अखबार ऐसी खबरों से भरे रहते थे और आजादी के अमृतकाल के अखबारों में तो ऐसी खबरों की कोई कमी भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि नैतिकता का कोई युग आ गया है। सब कुछ धर्म के हिसाब से होने लगा है। पुण्यात्मा इलेक्ट्रिक कार से घूमने लगे हैं और पापी बैटरी एक्सचेंज कर रहे हैं। धार्मिक विवादों की एक खूबी है, इसके उठते ही लोग तुरंत ही सोचना बंद कर देते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठन खाने से लेकर बेचने से संबंधित धार्मिक विवादों को हवा देने में लगे हैं। इसे देखते हुए भारत में एक धर्म पुलिस की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर निगरानी करने वाले दस्ते के सामने संविधान की शपथ से बनी पुलिस भी कई बार बेबस नजर आने लगी है और इन दस्तों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। या तो इसी पुलिस को धर्म पुलिस का दर्जा दे दिया जाए या अलग से धर्म पुलिस का गठन कर दिया जाए। जरूरी नहीं कि आप हर काम सीरियस होकर ही करें। धर्म पुलिस में एक ही धर्म के लोग होंगे और उसका काम दूसरे धर्म के लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करना होगा। आखिर जो लोग धर्म के नाम पर दिन रात बवाल पैदा कर रहे हैं, उन्हें भी तो वेतन मिलना चाहिए। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए
कि मुस्लिम फल विक्रेताओं के खिलाफ अब नारे लगने लगे हैं। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के निशाने पर अब फल बेचकर रोजी रोटी चलाने वाले मुस्लिम फल विक्रेता हैं। उन्होंने इनके खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। आज हम देखते हैं फ्रूट्स व्यापार में ज्यादातर मुसलमान लोग ही हैं। एक तरीके से इस क्षेत्र में फ्रूट्स व्यापार में मोनोपोली चल रहा है। मैं सभी हिंदू बांधवों से विनती करता हूं कि व्यापार क्षेत्र में, स्पेशली फ्रूट्स क्षेत्र में हिंदू व्यापार करें और हर एक हिंदुओं से ही खरीदी करें। हलाल मीट को लेकर भी बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। सरकार चुप रही, लेकिन लोगों ने इस कट्टरता को ठुकरा दिया। पहले की ही तरह त्योहार के दिन मीट की खरीदारी की। अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के खिलाफ की जा रही बयानबाजी लोगों को रास नहीं आ रही। हिंदू मुस्लिम क्राइस्ता इस्लामी यल्ला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही हैं। मेरे लिए मानवता का धर्म सबसे बड़ा है। सभी धार्मिक किताबों में यही लिखा है। ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। यह भारत है। भारत यानी एक ऐसी संस्कृति जहां हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई सभी साथ रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। इसी को भारत कहते हैं। मामला हिजाब को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद हिंदू यात्राओं और मंदिरों से अल्पसंख्यकों को दूर रखने की कवायद, फिर हलाल मीट का विरोध, जिसे एक बीजेपी विधायक सीटी रवि ने मुसलमानों का आर्थिक जिहाद कहा। इसके बाद एक बार फिर अजान पर रोक की मांग उठी और अब मुस्लिम फल विक्रेताओं पर निशाना। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी। अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में धार्मिक उन्माद का सहारा एक आसान विकल्प है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। संविधान की संस्थाएं इतनी कमजोर लगने लगी हैं कि ऐसी घटनाओं की निंदाएं भी थकने लगी हैं। क्या आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं की निंदा कर रहे हों, इन्हें बंद करने की बात कर रहे हों? आखिर ये संगठन किसके दम पर बेलगाम हुए जा रहे हैं? रोहित डे की इस किताब का एक किस्सा पहले भी बता चुका हूं। किताब शुरू होती है इस प्रसंग से कि दिसंबर 1950 में उत्तर भारत के जलालाबाद शहर में सब्जी बेचने वाला मोहम्मद यासीन काफी परेशान था। उसे निगम की तरफ से नोटिस मिला कि उस इलाके में सब्जी बेचने के लिए किसी एक को ही लाइसेंस दिया जाएगा और वो लाइसेंस किसी हिंदू व्यापारी को दिया गया और यासीन और दूसरे सब्जी बेचने वालों का रोजगार खत्म हो गया। उन्हें लाइसेंस फीस देकर सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय यानी दिसंबर 1950 में सब्जी विक्रेता यासीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि अदालत निगम प्रशासन को आदेश दे कि यासीन को सब्जी बेचने से नहीं रोका जाए। यासीन के वकील ने कहा कि निगम का यह आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि यह आदेश संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का उल्लंघन भी करता है, जो हर नागरिक को जीने के लिए पेशा और व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। यासीन मुकदमा जीत गया। यह किताब बताती है कि उस दौर में जब लोगों को कानून की समझ नहीं थी, नया नया संविधान लागू हुआ था, देश बटा था, तब भी संविधान में कितना विश्वास था कि वे अपने अधिकारों के लिए बात बात में सुप्रीम कोर्ट जाने लगे और कोर्ट की व्याख्या से जीवन जीने के अधिकार की सोच का प्रसार करने लगे। रोहित डे ने लिखा है कि एक छोटे से शहर के सब्जी बेचने वाले ने इतिहास बना दिया। वह उन पहले भारतीयों में से है, यासीन, जो अपने अधिकार के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। यासीन अधिकारों की लड़ाई का शुरुआती चेहरा बन जाता है। आज महंगाई के कारण आम लोगों की जिंदगी पर तरह तरह से हमले हो रहे हैं। छोटे व्यापारी परेशान हैं, लेकिन बहस धर्म के दायरे में हो रही है कि धर्म के हिसाब से चीज सामान बेचने की अनुमति किसे मिले और जगह किस आधार पर तय की जाए। देश की यूनिटी के विरुद्ध हैं। यह कहना तो देश की इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 153A 153B के तहत अपने आप में एक जुर्म है, एक क्राइम है। देश में यह कहना कि अब बुद्धिस्ट और जैन और क्रिश्चियंस और ज्यूज और मुसलमान इस मंदिर में लगने वाले मेले में ना आए, यह यूनिटी के विरुद्ध है।
उनको मेले में आने देना तो देश की यूनिटी के फेवर में है, उसको अपहोल्ड करता है। किस मौलिक अधिकार के तहत किसी को भी आप अलग कर सकते हैं कि वो ट्रेड ना करे, बिजनेस ना करे? धर्म के अधिकार के तहत धार्मिक स्वतंत्रता। तो आइए पढ़िए, मैं बताता हूं संविधान। अनुच्छेद 25, मैंने पहले हिजाब के सिलसिले में भी कहा, बार बार मैं धर्म की स्वतंत्रता पे यह बताता रहा कि धर्म की स्वतंत्रता को संविधान निर्माताओं ने और मौलिक अधिकारों के अधीन कर दिया है। सबसे सीमित अगर कोई स्वतंत्रता भारत के संविधान में है तो वो धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी पार्ट 3। तो अगर किसी का ट्रेड और बिजनेस का अधिकार है और किसी का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो धर्म की स्वतंत्रता को नहीं माना जाएगा, ट्रेड और बिजनेस के अधिकार को प्रिवेल कराया जाएगा। किसी की अदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और आपकी धर्म की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रिवेल करेगी। ऐसा नहीं है कि कानून की इस बुनियादी समझ की जानकारी उन दलों, एंकरों और लोगों को नहीं है, मगर हो यह रहा है कि जनता के बीच जो संविधान की समझदारी बनी थी उसे बदलने का प्रयास हो रहा है। और जो लोग इस विवाद को हवा दे रहे हैं अच्छी तरह से जानते हैं। लगातार ऐसे मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं ताकि एक समुदाय को असुरक्षित किया जा सके, उसे अवसाद में धकेला जा सके। सुकीर्ति की यह रिपोर्ट दिल्ली से है और दिल्ली में तो चुनाव नहीं है। दक्षिण दिल्ली के आईएनए में बुधवार को मीट की दुकानें खुल गईं। एक दिन पहले ही एसडीएमसी के मेयर ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक भावनाओं को देखते हुए मीट की दुकानें बंद रखने की मांग की थी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। मैं पिछले 40 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मगर ऐसा हालात नहीं देखे हैं हमने। जब आज न्यूज़ पढ़ी आज वाली तो देखा कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया वेटरनिटी डिपार्टमेंट की ओर से, जो कमिश्नर साहब ने, तब हम लोगों ने वो दुकान खोली। कोरोना काल में जितने भी लॉकडाउन हुए हैं, ऑड इवन हुआ है, जो भी सिस्टम हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आदेश जो एसडीएम और डीएम ये ऑर्डर देते थे कि आपके लिए ये ऑर्डर है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करवाते थे। अभी कोई हमें ऑर्डर दिए नहीं, इसलिए हमने कुछ करवाया नहीं। मीट की दुकानें खुलने से ग्राहक भी खुश दिखे। नहीं, खाने पीने पे जो है ना, कभी रोक नहीं लगानी चाहिए। एक फुटपाथ पे भी चिकन बेच रहा है गरीब आदमी, उसको भी अपने बच्चे पालने हैं, पढ़ाई का खर्चा करना है, तो कहाँ से करेगा? क्या वो सरकार देगी उनको? उधर बीजेपी शासित नई दिल्ली नगर निगम ने अपना वो पुराना आदेश वापस ले लिया जिसमें रमजान के दिनों में रोजा रखने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को दफ्तरों से जल्दी जाने की इजाजत दी गई थी। नई दिल्ली नगर निगम के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इससे पहले एक बयान जारी कर लेबर वेलफेयर ऑफिसर के आदेश को गैर धर्मनिरपेक्ष बताया था और इसे वापस लेने की मांग की थी। मंगलवार को दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड ने भी ऐसा ही एक आदेश वापस ले लिया था। अधिकारी भले ही मीट बेचने के खिलाफ बयान देते रहें, पर जो लोग यहाँ पर काम करते हैं ये उनकी खून पसीने की कमाई का सवाल है। फिलहाल वो अपनी दुकानें खुली रखेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जिस दौर में कमाई और महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, उस दौर में धर्म के नाम पर आए दिन नए बवाल पैदा हो रहे हैं। पहले यही समझ थी कि दाम बढ़ने से लागत बढ़ती है और लोगों की कमाई घट जाती है। अब नई दलील आ गई है कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ रही है। हमारे सहयोगी अजय ने बनारस के अरविंद मिश्रा से बात की। अरविंद मिश्रा जी बीजेपी के जिला मीडिया सह प्रभारी हैं। उन्होंने तार्किकता के साथ समझाया है कि भारत में किसी कोने में महंगाई नहीं है, विपक्ष का दिमाग महंगा हो गया है। वैश्विक महामारी के चलते आर्थिक संकट के रूप में पूरा विश्व
तड़प रहा था। लेकिन भारत जहां 2 साल पहले कोरोना से पहले था, वहीं आज भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, वो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न योजना के तहत मुफ्त अनाज दिए। उत्पादन यहाँ हुआ। आप उत्पादन, निर्यात और आयात पर महंगाई को जोड़िए। आप उसके आधार पर जब आंकेंगे तो भारत में महंगाई कहीं नहीं है। आप देखिए कि जब तेल पदार्थों पर महंगाई की बात करते हैं तो तेल पदार्थों पर महंगाई में आप पाकिस्तान में चले जाइए, आप श्रीलंका में चले जाइए, आप बांग्लादेश में चले जाइए, दुनिया के तमाम देशों में जाइए, जापान में चले जाइए, यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ है आप ये आंकड़ा दिखाइए। देखिए 5% वृद्धि हुई है तेली पदार्थों पर, पेट्रो पदार्थों पर। तो आप उसको महंगाई से जोड़ रहे हैं। यह अगर रसिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं होता, जहाँ से रसिया से हमको ज़्यादा पेट्रो पदार्थ समेत गैस तमाम चीज़ें वहाँ से आयात होती हैं, वहाँ से मंगाया जाता है। हमारे यहाँ से गेहूँ समेत तमाम अन्य खाद्य सामग्री का निर्यात होता है। तो एक जो वैश्विक आयात निर्यात का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार आप देखेंगे तो कहीं किसी कोने महंगा नहीं। 200 रुपया किलो आटा आप श्रीलंका में जाके ले लीजिए, जो विपक्ष है कोई जाएगा वहाँ लेने? 250 रुपया लीटर पेट्रोल जाएगा विपक्ष लेने? वहाँ नहीं जाएगा। उसको यहाँ अपने हिंदुस्तान में 100 रुपया लीटर पेट्रोल पर बाएं बाएं चिल्ला रहे हैं। इन लोगों को बस सिर्फ चिल्लाना है। विपक्ष के दिमाग में महंगाई के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग महंगा हो गया है। कई लोग इस तर्क का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इसी तरह से समाज अब सोचने लगा है। महंगाई के होते हुए उसे महंगाई नहीं दिख रही है तो नहीं दिख रही है। बावजूद इसके सभी ऐसा नहीं सोचते हैं और महंगाई से परेशान भी है। पटना में जब हबीब ने पेट्रोल पंप पर लोगों से बात की तो महंगाई से लोग परेशान दिखे, इस बात से हताश भी कि बोलने से क्या फायदा, कुछ तो होता नहीं। बीजेपी के अरविंद मिश्रा को भले किसी कोने में महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन जिन्हें दिख रही है वो आपको दिखाना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है हमारे लिए। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी देशभक्ति कहाँ भी दिख रही है। 116 रुपये आज पेट्रोल है, उसमें अभी देशभक्ति नहीं दिख रही है। अभी कम से कम 150 होना चाहिए, उससे कम पे फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छे दिन तभी तो आएंगे। आप पे भी असर पड़ेगा इसका? जैसे बाकी जनता वैसे हमारे, अगर हमें ये मान लें कि हमें असर ही नहीं पड़ रहा तो नहीं पड़ा, असर तो पड़ रहा है। एक कार हो या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आप जितने का पहले पेट्रोल भराते थे अब उतने का नहीं भराते हैं आप। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव इंक्रीज फिनोमिनली। आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छे दिन और कैसे आते हैं? इसी तरह से अच्छे दिन आते हैं ना। आप अगर 150 रुपये का पेट्रोल खरीदेंगे तो और अच्छे दिन लगेंगे हमारे। मैं तो कहता हूँ भाई साहब 150 रुपये का जो है अच्छे दिन दो। मैं कभी पेट्रोल पंप पे नहीं जाता आज के डेट में ना, मैं पेट्रोल भराने जाता हूँ तो भैया 1000 रुपये का अच्छे दिन दे दो, 500 का अच्छे दिन दे दो। ये अच्छे दिन है हमारे। बहुत असर पड़ा है सर। आम आदमी के लिए बहुत जिम्मा है, जो रोज़ के फील्ड वर्क के लिए है, जो रोज़ के काम करने जिसका 8000 9000 है। 100 रुपये का तेल लग रहा अपना पॉकेट से, 100 रुपये का एक्स्ट्रा तेल लग रहा था। क्या कमाई हुआ? मतलब 3000 रुपये तो उसमें चला गया सर। तो बच्चा 6000 में क्या फैमिली चलाएगा या घर चलाएगा? क्या चलाएगा? एक बच्चा 8000, चलिए 8000 एक आम आदमी के लिए है। 8000 में चलिए फैमिली बच्चा है, साधारण चला लेगा, दाल चावल रोटी दूध, थोड़ा मान के चलिए अपने दूध नहीं पिएगा, बाल बच्चे के लिए दूध के लिए तो जुगाड़ हो जाएगा सर। 6000 में नहीं होगा सर। इसे सरकार से भी विनती है उस तेल पर कंट्रोल करें, यही विनती हम करते हैं सरकार से, और कुछ नहीं है। स्कूल की फीस से लेकर परीक्षा के फॉर्म तक के दाम बढ़ गए। चंडीगढ़ में एक स्कूल के बाहर मां बाप प्रदर्शन करने लगे कि फीस बहुत ज्यादा है, कम हो। अगर उनकी कमाई बढ़ गई है तो फीस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि लोगों की कमाई कैसे बढ़ी, किसकी बढ़ गई, लेकिन हवा में बातें फैलाई जा रही हैं। यहां तक कि गर्मियों में नींबू की कितनी जरूरत होती है, लेकिन नींबू भी काफी महंगा हो गया है। गाजियाबाद के सड़कों पर खुदरा कारोबारियों के यहां नींबू 320 रुपए किलो है, 80 रुपए पाव। आकार के हिसाब से एक नींबू 8 रुपए का तो बड़े आकार का नींबू 15 रुपए तक का है। 2 महीना पहले नींबू 60-70 रुपए किलो बिक रहा था, अब 320 रुपए बिक रहा है। कहा जा रहा है कि नींबू का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन क्या इसी वजह से नींबू की कीमत इतनी बढ़ गई? क्या नींबू को भी यूक्रेन से आना है?
एग मार्केट नेट वेबसाइट के अनुसार गाजियाबाद हापुड़ मंडी में 4 मार्च को नींबू का भाव 2800 रुपया क्विंटल था। 5 अप्रैल को 5940 रुपया क्विंटल हो गया। 30 दिन में 100% दाम बढ़ गए। भैया ये नींबू कैसे दिया आपने? ये 80 के पाव है, 1 किलो 300 का। भैया इतना महंगा क्यों हो रहा है ये? महंगा आएगा भैया, 280 रुपये किलो ला रहे हैं। अच्छा, मंडी से 280 रुपये किलो लेकर आ रहे हो और आप 300 रुपये मतलब कमा रहे, 20 रुपये कमा रहे हो आप बस। अच्छा, जो सिंगल पीस कितने का पड़ेगा? 8 का भी है, 10 का भी है, 12 का भी है, मतलब साइज के हिसाब से। नींबू आ रहे हैं लमसम 280 रुपये किलो, बिक तो रहे ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे मान के चलो ये 20 रुपये का नींबू कौन खरीदेगा एक? फिलहाल ये नींबू मैंने मंडी में भी पूछा था तो 300 रुपये किलो मंडी में बताया था, थोक रेट। और ये नींबू ये नहीं है कि मतलब नींबू पीछे से ही पैदावार कम है। नींबू का व्यापारी का ये कहना है कि पीछे से पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि जो कुछ है सो सारी महंगाई जो है सारी पेट्रोल डीजल के ऊपर ही है। जब पेट्रोल डीजल का भाड़ा हमारा जहाँ 50,000 था वहाँ 1 लाख हो गया, तो जब भाड़ा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सौदा भी महंगी होगी। देखो जी, एक नींबू 15 रुपये का आ रहा है मार्केट में। हम इसको 15 रुपये का एक नींबू लेंगे तो हम इसके एक नींबू तो हमारे तो एक गिलास पानी में भी वो नींबू पानी नहीं बन सकता है। हम एक नींबू इतना महंगा कैसे लेंगे? क्या करेंगे हम इससे? इतना महंगा चीज़ लेके सारा चीज़ महंगा है, ये महंगा, ये महंगा, ये महंगा, सब चीज़ महंगा है। कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम क्या ले जाएंगे? हम क्या कहेंगे? गरीब आदमी कैसे खाएगा ये बताओ आप? एक बार की भी सब्जी नहीं खा सकता है। 2 साल से महंगाई के कारण आपकी बचत पर क्या असर पड़ा है, इसका हिसाब कीजिए। लोग कर भी रहे होंगे लेकिन महंगाई के सपोर्टर के आगे चुप हैं। महंगाई के सपोर्टर नए दौर के लोक अर्थशास्त्री हैं। इनकी दलीलें सोशल मीडिया से लेकर हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप अमीर मिडिल क्लास के बीच स्वीकार की जा रही हैं। इसलिए इनकी दलीलों का मजाक मत उड़ाइए, बल्कि इनके होते अब किसी को अर्थशास्त्र की पढ़ाई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। न लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने की जरूरत है, न हार्वर्ड। इनके पास हर वक्त पूरी अर्थव्यवस्था का हिसाब रेडी रहता है। आप इन 2 लोगों को सुनिए जिनसे कैथल में सुनील रविश ने बात की है। दोनों के तर्कों में काफी बातें एक समान नजर आएंगी। महंगाई तो भाई साहब कुदरत का नियम है। ये महंगाई तो जैसे बच्चा जन्म ले लेता है नहीं, बच्चा भी बढ़ता है धीरे धीरे। अगर हम आज का ये देखा नहीं, आज भाई महंगाई बढ़ रही है। इसमें फसलों के रेट भी, जैसे खाद्य तेल है, सरसों पहले 3,000-3,500 रुपये, अब 8-9,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। कपास देखो 10,000 रुपये 11,000 रुपये बिक रही है। सभी चीज महंगी। किसान से के भी तो प्रॉफिट हो रहा है नहीं, इससे बहुत लाभ मिल रहा है किसानों को भी। महंगाई बढ़ेगी जितनी किसान को भी लाभ मिलेगा। तेल भी तो बढ़ रहा है ना, तेल तो भाई साहब फिर तेल तो उसी से बढ़ रहा नहीं भाई। जैसे अब युद्ध छिड़ गया वहाँ तेल वहां से कम आ रहा, इसलिए तेल का भी हो रही है शॉर्टेज। तो और भी तो चीजें बढ़ रही है, जैसे और है जैसे टोल प्लाजा, टोल टैक्स बढ़ गए। टोल टैक्स तो भाई साहब भी अगले जो कंपनी है भाई इतने दिन से ही बंद रहे हैं, पीछे इसकी भी वजह होगी कुछ न कुछ। तो जो इनती फरी रखा करके उसकी वजह से भी होगा। आपको घाटा तो जनता से पूरा होना है। तो खाने पीने की चीजों का बढ़ोतरी आपको क्या महंगाई की बढ़ोतरी नहीं लग रही? महंगाई की बढ़ोतरी तो सभी को लगती है भाई साहब। अगर किसान को भी तो रेट अच्छा मिल रहा नहीं, जो अगर महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो जी कुदरत का नियम है। हर स्थिति एक दूसरे के साथ चलती है। तरक्की हो रही है देश में तो उसमें कुछ हमारी भी भूमिका रहती है। महंगाई तो उसका एक नियम है, महंगाई तो होगी ही। ये देख रहे हैं हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है, चारों तरफ आप देखो विकास ही विकास है, विकास की गंगा बह रही है। सारी हमारी सड़कें 4 लाइन हो रही है। हर महंगाई हो रही है, उसके साथ साथ हमारी आमदनी भी तो बढ़ रही है। तो लोगों का इतना बेरोजगार होना ये क्या लग रहा है आपको? बेरोजगार नहीं है। पहले बेरोजगारी का तो ऐसे है, पहले शिक्षित वर्ग कम होता था, अब सारे ही शिक्षित वर्ग है। हमारे मोदी जी के प्रयासों से, हमारे गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी के प्रयासों से हर कोई शिक्षित हो गया है। गांव में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मैट्रिक पास ना हो। अब शिक्षा इतनी हो रही है और नौकरियां तो वही निरंतर वही रहेंगी, इस कारण उसका कुछ प्रभाव डल रहा है। हमने एक किसान से पूछा कि क्या वाकई महंगाई बढ़ने से आपकी कमाई बढ़ रही है। सरसों तेल के दाम बढ़े हैं तो क्या आपको सरसों के बढ़े हुए दाम मिल रहे हैं? उनके जवाब से पहले यह भी याद रखिएगा कि खेती में और एक किसान के घर में कितनी और चीजों की खपत होती है। क्या उन सभी के दाम बढ़ने के अनुपात में किसानों की कमाई बढ़ी है? सर ऐसा है, अकेला सरसों से थोड़े काम चलेगा। गेहूं का रेट देखो कितना और आज का रेट देखो, और अकेला उसमें तेल पी के गुजारा हो गया क्या? कल्ला सरसों से हो गया। एक जमींदार की 60 राई फसल होती है, अकेला सरसों से नहीं होता। सारी
और तो सारी चीज़ बढ़ गई, महंगाई होगी, लेकिन अकेली सरसों से थोड़े गुजारा होगा जमींदार का। नहीं, क्या बढ़ गया खेती में ऐसा? आज से 3-4 साल पहले यूरिया कट्टा 280 रुपये का, 270 रुपये का था, जो उसमें 5 किलो कम भी कर दिया और रेट 280 हो गया। साथ में कम कर दिया, साथ में रेट बढ़ गए। दवाइयों के ले लो, आज से दवाइयों के 3 गुना रेट बढ़ गए। फसल वहीं की वहीं खड़ी है। इतनी बातों को सुनने का धीरज किस में है? लोग सुनने ना लगे इसलिए धर्म को लेकर तरह तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं। मिडिल क्लास अब साइलेंट क्लास हो चुका है। वह परेशान है, लेकिन परेशानी को पहले की तरह नहीं देखता, ना व्यक्त करता है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से टैक्सी चलाकर गुजारा करने वाले लाखों लोगों के होश उड़े हुए हैं। 3 महीने में सीएनजी गैस की कीमत प्रति किलो 15 रुपए बढ़ चुकी है। ओला उबर के ड्राइवर मांग कर रहे हैं कि ग्राहक कार में बैठें तो एयर कंडीशन के अतिरिक्त पैसे दें। कुछ ने तो गाड़ी में भी नोटिस लगा रखा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। बहुत सारे जो ओला उबर के ड्राइवर हैं उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ये नोटिस लगा दिए हैं जिसमें लिखा है कि एसी चलाने के 2 रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे या 20% एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि सीएनजी के दाम पिछले 1 साल में लगभग 22 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। इसके अलावा 1 जनवरी से लगभग 15 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। जी सर, काफ़ी परसेंटेज पे सर फर्क पड़ता है हमारे। और सर ये सीएनजी के आए दिन रोज ही रेट बढ़ रहे हैं। आए दिन रोज ही रेट कम से कम लॉकडाउन के बाद अब तक कम से कम 25 से 30 रुपए बढ़ चुके हैं। और हमारे काम में या ओला उबर की तरफ से कोई वृद्धि नहीं हुई है किसी भी तरह की। अच्छा, तो जब आप लगाते हैं तो कस्टमर बोलता नहीं कि भाई एसी चलाना है तो हम नहीं देंगे पैसे? बोलते हैं, कई कस्टमर लड़ने भी लगते हैं। लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि हमारा खर्चा और ये सब हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। सीएनजी के जो रेट हैं वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा ड्राइवर का शोषण किया जा रहा है। कस्टमर अलग तरीके से करता है, कंपनी अलग तरीके से करती है। अच्छा, कस्टमर क्या कहता है? वो तो कहता है कस्टमर को तो सुविधा चाहिए पूरी, पैसा दे रहा है वो तो, लेकिन कंपनियां नहीं दे रही ना। हाँ, कस्टमर बैठते बोलता है 4 नंबर पे चला, 3 नंबर पे चला, यहाँ 1 नंबर के पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ से चला पाएंगे? ये शोषण हो रहा है। कितनी टैक्सियाँ कम हो गई दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। पैसे जो पहले बचा था 1 साल पहले वो नहीं बच रहा। अरे सब बचना तो कहाँ, गाड़ी चलाना इसके इतना खर्चा है, इसका घर पे खड़ी का भी खर्चा है। अच्छा, हाँ। किस्त देनी होती है आप लोग? किस्त नहीं, डॉक्यूमेंट्सों का भी तो है, टैक्स है वगैरह वगैरह, बहुत कागजों के भी तो। 300 रुपए पर डे का टैक्स पड़ता है। 300 रुपए पर डे का टैक्स पड़ता है पर गाड़ी पे। कोई सी भी गाड़ी हो, हमारी छोटी गाड़ी, 300 रुपए का पर डे का टैक्स है। हर दिन रिपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे ही रिपोर्ट करने वाले पत्रकार कम हो गए हैं। अब अगर उन पर हमले होंगे, मुकदमे होंगे, जेल भेजे जाएंगे तो पत्रकारिता का बचा खुचा हिस्सा भी ढह जाएगा। यूपी में नकल की रिपोर्ट करने के बाद बलिया में 3 पत्रकार जेल भेज दिए गए। दिल्ली में हिंदू महापंचायत के समय पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। बलिया में पत्रकार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी कैंडल मार्च निकाला था। आज दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन गिरफ्तारियों और मुकदमों के खिलाफ पत्रकारों ने आवाज उठाई। ऐसी घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं। बलिया से लेकर बुराड़ी तक में तमाम सारी जगहों पर लगातार पत्रकारों के ऊपर में हमले हो रहे हैं और ख़ास तौर पर इन 5-6 सालों में ये हमले बढ़े ही हैं। इस मामले पर आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक मीटिंग हुई। बाकायदा एक जो है वो शपथ पत्र यहाँ से पारित किया गया। मेरे साथ में इस पूरे मामले पर बात करने के लिए उमाकांत लखेरा जी हैं, जो कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। सर, ये बताइए कि लगातार हमले पत्रकारों पर बढ़ रहे हैं। अब तो खबरों के बिहाफ पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हम लोग कब तक सर इस तरीके से 50-100 लोग इकट्ठा होंगे, निंदा करेंगे और उसके बाद में अपने अपने घर चले जाएंगे? कुछ इसका सलूशन आपको दिख रहा है? देखिए, जिस तरह की चीज़ें शेप ले रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। एंड जो मैसेंजर है, संदेश वाहक है, जो खबरें एकत्र करके बड़ा डेंजरस माहौल में खबरें लाता है, खबरों को आगे देता है और पाठकों तक पहुंचा रहा है देश दुनिया में, उन लोगों को जो मैसेंजर्स है, मैसेंजर की जान खतरे में। ऐसी समाज बनाने की स्क्रिप्टिंग हो रही है, ऐसा लगता है, जिसमें सिस्टम इन्वॉल्व है। हमारे होम मिनिस्टर को नहीं लगता यार मेरे शहर में मेरी यूनिफॉर्म पुलिस के सामने ऐसा हो रहा है और कोई एम्बैरसमेंट नहीं होती उनको, पुलिस पर्सनल कोई एम्बैरसमेंट नहीं होती। और एक सोसाइटी को मारने की बात हो रही है, हत्या करने की बात हो रही है। अब वहाँ खड़े हैं और
मतलब क्योंकि हम भी इसी उम्र के थे जब हम रिपोर्टिंग करते थे, और अब जो 40-50 साल की उम्र बैठ के स्टूडियो में चीखते हैं, दिस इज अस यार, ये हम ही थे, और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई एम अमेज्ड कि मतलब conscience is dead, a part of their basic decency is dead. I believe they are better than this. The police is better than this. The people are better than this. इसका फायदा सत्ता में बैठे लोग उठा रहे हैं। मीडिया से महंगाई की खबरें गायब हैं, मीडिया से मीडिया के उत्पीड़न की खबरें भी गायब हैं। अच्छी बात यह है कि आप जिस तरह से महंगाई को लेकर चुप हैं, उसी तरह मीडिया के दमन पर भी चुप हैं। मगर पॉजिटिव बात यह है कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। एक दिन जब सर झुकेगा तो उठ नहीं पाएगा। ब्रेक ले लीजिए। यूक्रेन के बुचा में रूसी सेना पर लगे भयानक नरसंहार के आरोपों के बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान होगा। अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा है और इसे पास कराने के लिए अमेरिका दुनिया के देशों से लगातार चर्चा कर रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस तभी निलंबित हो पाएगा जब 193 सदस्यों की महासभा में 2/3 देश निलंबन के पक्ष में मतदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद दुनिया में मानवाधिकारों पर निगाह रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है। 2006 में गठित इस संस्था में 47 सदस्य देश हैं जिनका चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। इससे पहले 2011 में लीबिया को इस संस्था से निलंबित किया गया था। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद कीव से लगे कस्बे बूचा से ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई जिनमें आम लोगों को भी गोलियों से मार दिया गया। कुछ जगहों पर सामूहिक कब्रगाह भी दिखाई दी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही दुनिया भर में रूस की सेना को लेकर काफी नाराजगी दिखी है। मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर अपना आक्रोश जताया था और अपील की थी कि या तो रूस को ऐसा करने से रोका जाए, अन्यथा संयुक्त राष्ट्र खुद को ही भंग कर दे। यूक्रेन पर हमले के मद्देनजर अमेरिका समेत G7 के देशों और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर और भी सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा दी हैं। नए आदेशों के तहत रूस में अमेरिकी नागरिकों के निवेश पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा रूस के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक अल्फा बैंक और रूस की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था जुबेर बैंक पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पाबंदियां लगा दी गई हैं। रूस की बड़ी सार्वजनिक कंपनियों पर भी पूरी तरह पाबंदियां लागू हो जाएंगी। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वयस्क बच्चों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी, बेटी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों पर भी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लागू हो गई हैं। लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी आपराधिक प्रक्रिया संशोधन विधेयक 2022 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पास हो गया। यह संशोधन विधेयक 102 साल पुराने बंदी शिनाख्त अधिनियम यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 की जगह लेगा। राज्यसभा ने ध्वनिमत से इस विधेयक को पास कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह बिल पेश करते हुए कहा कि इससे आपराधिक मामलों की जांच में काफी मदद मिलेगी और अपराधों से जुड़े रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने में भी मदद होगी। अभी तक जो कानून है उसके मुताबिक पुलिस को सीमित वर्ग के अभियुक्तों और सजा याफ्ता कैदियों के हाथ और पैरों की उंगलियों के निशान लेने की इजाजत है। नए संशोधन विधेयक के तहत पुलिस को उंगलियों, हथेलियों, पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आंखों की पुतली और रेटिना के स्कैन के अलावा शारीरिक और जैविक सैंपल लेने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा पुलिस को हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के नमूने लेने का भी अधिकार मिल जाएगा। नए कानून के तहत नमूनों को 75 साल तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नई वैज्ञानिक तकनीकों के आने के बाद इन नए कानूनों की जरूरत थी। इनसे नागरिकों की गोपनीयता भंग होने के खतरे की विपक्ष की आशंका को भी गृहमंत्री ने खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से आतंकवादी हिंसा में भारी कमी आई है। संसद को दी गई जानकारी में गृह मंत्रालय ने बताया कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से
4 अगस्त 2019 तक कश्मीर घाटी में आतंकवादी हिंसा में 177 नागरिकों और 406 सुरक्षा कर्मियों की जान गई, जबकि अनुच्छेद 370 हटने के दिन यानी 5 अगस्त 2019 से नवंबर 2021 तक आतंकवादी हिंसा में 87 नागरिक और 99 सुरक्षा कर्मी मारे गए। गृह मंत्रालय का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादी हमलों में भी काफी कमी दर्ज की गई। जहां 2018 में 417 आतंकी हमले कश्मीर घाटी में हुए, वहीं 2021 में यह संख्या घटकर करीब आधी यानी 2019 रह गई। गृह मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से 2105 कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में वापस लौटे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत रोजगार दिया गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बैठक के बाद शरद पवार ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। 20 मिनट तक चली ये मुलाकात शिवसेना के सांसद संजय राउत, उनकी पत्नी और एक सहयोगी के खिलाफ हवाला के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के कुछ घंटे बाद हुई। शरद पवार ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि संजय राउत के खिलाफ ये कार्रवाई किस आधार पर हुई। क्या ये कार्रवाई इसलिए हुई कि उन्होंने कुछ बयान दिए जो सरकार को और सत्तारूढ़ नेताओं को पसंद नहीं आए। बुधवार की ही सुबह सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को भी अपनी हिरासत में ले लिया। देशमुख पहले से प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एक केस में गिरफ्तार चल रहे हैं। शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत में इन चर्चाओं को गलत बताया, जिनमें कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में कलह चल रही है। शरद पवार ने कहा कि उनका गठबंधन राज्य में अगला चुनाव भी मिलकर ही लड़ेगा। शरद पवार ने यह भी कहा कि वो यूपीए का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है और यूपीए के भीतर मौजूदा व्यवस्था को वो छेड़ना नहीं चाहते। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।